अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमरान शाह। बायोलॉजी के एक और टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हूं। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसके दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला है बायो एलिमेंट्स और दूसरा है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम इन टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके कौन कौन से लेवल्स हैं, सब एटॉमिक लेवल से लेकर हम बायोम लेवल तक वन बाय वन इन डिटेल विद एग्जांपल्स विद फुल एलेबोरेशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ जिसका उन्वान है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स, इस टर्म पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एलिमेंट्स मीन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स which are present in living organisms या the elements which make the bodies of living organisms। ये वो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इजसाम को बनाते हैं। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं। केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं। इनमें से 92 वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरली ज़मीन पर एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर वाले जो हैं यानी 92 से ऊपर वाले जो 118 तक हैं, दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए आर्टिफिशली बनाए गए हैं। 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं टोटल। इनमें से सिर्फ 16 वो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इजसाम को बनाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ को बनाते हैं। इन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों बायो एलिमेंट्स कहते हैं? क्योंकि ये लिविंग बॉडीज़ को बनाते हैं। दीज आर दोज एलिमेंट्स विच मेक द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम देखते हैं ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इन 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का 99% बनाते हैं, यानी ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। आपने इनके प्रोपोर्शंस, इनकी परसेंटेज याद करनी है। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है जो कि 65% होता है। ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो है ऑक्सीजन और उसकी परसेंटेज कितनी है? 65%। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है या बायो एलिमेंट है वो है कार्बन और ये होता है 18%। तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और वो होता है जस्ट 10%। सॉरी, नॉट जस्ट 10%, 10% इज़ अ बिग प्रोपोर्शन। सो हाइड्रोजन 10%। इसके बाद नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है 3% और इसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम होता है 2% और इसके बाद है फास्फोरस जो कि होता है 1%। फास्फोरस 1% होता है। इन तमाम परसेंटेजेस को अगर हम ऐड अप करें तो ये बनेगी 99%। यानी 16 बायो एलिमेंट्स में से 10 एलिमेंट्स वो हैं, सॉरी 6 एलिमेंट्स वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ का 99% बनाते हैं। जो बाकी का 1% है वो बाकी 10 एलिमेंट्स बनाते हैं, बाकी 10 बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। उनकी भी फर्दर हम 2 कैटेगरीज कर सकते हैं। ये तो हो गया मेजर एलिमेंट्स। वो जो बाकी 10 हैं इनमें से कुछ हैं माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स जैसा कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है सोडियम की, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है मैग्नीशियम की, इसके अलावा सल्फ़र है, क्लोरीन है। ये माइनर एलिमेंट्स में आते हैं। कुछ वो एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल ही इंतहाई कलील मिकदार में पाए जाते हैं, बहुत ही कम मिकदार में, उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रेस लफ्ज़ का मतलब होता है इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू मेंशन, नेग्लिजिबल टू मीन्स कि उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, उसको मैयर करना मुश्किल है। उन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट्स। तो ये तीसरी किस्म के ट्रेस एलिमेंट्स, इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जिंक की, हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर की, वगैरह वगैरह, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं। सो हमें पता चला कि बायो एलिमेंट्स 3 किस्म के हैं। मेजर एलिमेंट्स, इनकी परसेंटेजेस आपको याद होनी चाहिए। फिर दूसरे माइनर एलिमेंट्स और उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स। इन बायो एलिमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। डेफिनेटली ये लिविंग इंसान को बनाते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहली इम्पोर्टेंस, ये लिविंग बॉडीज़ को बनाते हैं, सो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर देम। दूसरी इनकी इम्पोर्टेंस, दे डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं, डिफरेंट करते हैं। और इनकी तीसरी इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं कि दे मेक द स्पेशल कंपाउंड्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ बायो एलिमेंट्स। हम एक दो और चीज़ें सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या फ़र्क है। ये दो टर्म्स हैं जो आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग मैटर इन द सेल। सेल के अंदर क्या क्या लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस। इन तीनों मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स को कलेक्टिवली हम लिविंग मैटर ऑफ द सेल या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो लफ्ज़ प्रोटोप्लास्ट है ये प्लांट सेल्स के लिए यूज़ होता है, जिनके बाहर सेल वाल होती है जो कि उनको शेप देती है, उनको सपोर्ट मुहैया करती है। अगर प्लांट सेल्स के बाहर से सेल वाल को रिमूव कर दिया जाए तो बाकी जो लिविंग पार्ट बचेगा उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट? प्लांट सेल्स विद whose सेल वाल इज रिमूव्ड। वो प्लांट सेल्स जिनकी सेल वाल रिमूव कर दी गई है उस बकिया पार्ट को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज आवर्स नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो हम इसके मुख्तलिफ लेवल्स देखेंगे। सबसे पहला लेवल जो हम देखेंगे वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सबसे पहला लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल बनाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जो एटम से छोटे हैं। द वर्ड सब मीन स्मॉलर। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम से छोटे पार्टिकल्स हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसकी एग्जांपल है प्रोटॉन, इसकी एग्जांपल है न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एट्सेट्रा। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विच आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये एटम के बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये बनाते हैं सब एटॉमिक लेवल। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में असेंबल होते हैं, तो ये बनाते हैं एक एटम। हम देखेंगे एटम क्या होता है। व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या होता है? बायोलॉजी में हम एटम को डिफाइन करते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जिसमें उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या मतलब इस बात का? फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन एक एलिमेंट है और कार्बन एलिमेंट के अंदर 3 तरह के एटम्स हैं जिनका सिंबल सेम है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, जिनकी वैलेंसी सेम है। तो हम कहते हैं कि कार्बन इज़ एन एलिमेंट विच हैव 3 डिफरेंट एटम्स। तो हर एटम इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रखता है, सिंबल सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, वैलेंसी सेम है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं सेम है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स, विच हैव्स, विच बियर्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में हम एटम को डिफाइन करते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बल्कि हम केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ
of matter which can take part in a chemical reaction, the smallest particle of substance which can take part in a chemical reaction। ये वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। इससे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो इकलौते अलग केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। सो एटम की ये भी डेफिनेशन है। हम मुख्तलिफ एटम की एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम की एग्जांपल्स में है कार्बन है, ऑक्सीजन एटम है, इसी तरीके से बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। तो ये दूसरा लेवल है एटॉमिक लेवल। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिस तरीके से जुड़ के एटम बनाते हैं, डिफरेंट एटम्स आपस में असेंबल होके दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल देखिए, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल? डिफरेंट एटम्स of different elements, atoms of the same elements combine together through ionic bonds, through covalent bonds and make different compounds which have the molecules, which are also called as molecules। हम देखेंगे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल उसको कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल होने के लिए शर्त है कि प्योर सब्सटेंस हो, उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, वो कोई मिक्सचर ना हो और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, वो इकलौता एग्जिस्ट कर सकता हो। फॉर एग्जांपल देखिए, जो नोबल गैसेस हैं वो सिंगल एटम के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन एट्सेट्रा। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये दो एटम के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से वाटर को देख लें या ओजोन को देख लें, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल वो होता है जो इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ सिंगल एटम के तौर पे, कुछ डाई एटॉमिक, कुछ ट्राई एटॉमिक, कुछ पॉली एटॉमिक, तो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर लेवल जो है, मॉलिक्यूल बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे हो सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लफ्ज़ माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और लफ्ज़ मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट या स्मॉल मॉलिक्यूलर मैस आर कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, हमारे पास एग्जांपल है वाटर की, हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज की, हमारे पास एग्जांपल है फैटी एसिड्स की, हमारे पास एग्जांपल है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, एमाइनो एसिड्स हम कहेंगे। तो दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। दूसरी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, द लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय मुझे लिखना चाहिए पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हैं हमारे पास, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। प्रोटीन्स हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। लिपिड्स हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसमें दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक डीएनए दूसरा आरएनए। तो डीएनए और आरएनए भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से, मॉलिक्यूलर साइज़ के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की दो किस्में हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जो लफ्ज़ ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिज्म से निकला है, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बड़ी डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, डिस्कशन की जा सकती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कार्ब्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की। ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, या तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं। बल्कि ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स पुट की ये सब का ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। तो ऑर्गेनिक होने के लिए क्या शर्त होती है? one molecule should be either hydrocarbon or their derivative। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है वाटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर नाइदर हाइड्रोकार्बन्स नॉर देयर डेरिवेटिव। सो मॉलिक्यूलर लेवल
नेक्स्ट लेवल है जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं ऑर्गेनेली। तो तीसरा लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ये जो लफ्ज़ ऑर्गेनेली है इसका मतलब होता है लिटल ऑर्गन। ऑर्गेनेली लफ्ज़ का मतलब होता है लिटल ऑर्गन, छोटा ऑर्गन, लिटल ऑर्गन। Different molecules, organic, inorganic, micro and macro molecules assemble together, get together and make an organelle. Organelle is actually subcellular structure. Organelle is that subcellular structure which perform a specific function for the cell. हम ऑर्गेनेल्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं गाल्जी बॉडीज़ या गाल्जी अपरेटस की। गाल्जी अपरेटस का फंक्शन है पैकेजिंग फॉर द सेल। हमारे पास एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल का पावर हाउस है, जो सेल के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। इसी तरीके से राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो क्या समझ आया हमें ऑर्गेनेलीज? द वर्ड ऑर्गेनेली मीन लिटल ऑर्गन्स। ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर इन यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते जबकि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर एंड मेक अ सेल। हम सेल की डेफिनेशन करते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह लें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह लें, दोनों बातें ठीक हैं। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल की ये डेफिनेशन है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब कि हमारी बॉडी में जो बुनियादी यूनिट है जिसके हम बने हुए हैं वो सेल है। और हमारे जिस्म में जो बेसिक फंक्शन होता है, जो सबसे छोटा फंक्शन है, जो यूनिट फंक्शन है, वो भी सेल के अंदर होता है। तो हम कहते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। लफ्ज़ प्रो का मतलब है B4 और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। यानी ये वो सेल्स हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, या दूसरे लफ्ज़ों में जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल हमारे पास है ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तमाम बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब है ट्रू और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। ये वो सेल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस मीन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, क्लियर कट न्यूक्लियस होता है। ये वो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स किन में होते हैं? तमाम जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। किंगडम फंजाई, तमाम किंगडम फंजाई के यूकैरियोटिक सेल्स हैं। किंगडम एनिमिलिया जो है ये भी यूकैरियोटिक हैं और किंगडम प्लांटी जो है ये भी तमाम यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यानी 5 किंगडम सिस्टम में जो फर्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा, वो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और बाकी जो किंगडम्स हैं चारों प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया वो सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके अलावा सेल के एतबार से ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। आपने याद रखना है जो बैक्टीरिया हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया के अलावा किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। मिसाल के तौर पे तमाम प्रोटोजोआ जो इस किंगडम में शामिल हैं वो सारे यूनिसेलुलर हैं। बहुत सारी एल्गी भी यूनिसेलुलर है और इस किंगडम में शामिल तमाम फंजाई भी यूनिसेलुलर है। दूसरी किस्म के सेल के लिहाज से दूसरी किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर organisms. These organisms have many cells. The word multi mean many. The word uni means one. They have many cells in their bodies. They are the multicellular living organisms. और इसकी एग्जांपल है इसकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से किंगडम्स में होते हैं? किंगडम फंजाई तमाम मल्टीसेलुलर हैं, किंगडम प्लांटी तमाम मल्टीसेलुलर हैं, किंगडम एनिमिलिया तमाम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। चलें जी, सेल्स मिलकर बनाते हैं चौथा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, टिश्यू क्या होता है?
टिशू, बाफ्तें उर्दू में कहा जाता है। चलें देखते हैं टिश्यूज़। डिफरेंट सेल्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, having similar functions assemble together, get together and make a tissue. In a tissue, all cells perform their functions. All the functions become the function of the tissue. एनिमल्स के अंदर अगर हम एग्जांपल्स देखें तो 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर। एक होता है मसल टिश्यू जिसका स्पेसिफिक फंक्शन, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। टिश्यू क्या है? डिफरेंट सेल्स असेंबल टुगेदर एंड मेक अ टिश्यू विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो मसल टिश्यू का फंक्शन है मूवमेंट, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। इसके अलावा दूसरा होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का फंक्शन है कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, कोऑर्डिनेशन। और तीसरी किस्म के टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट किस्म के हैं, मिसाल के तौर पे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसके अलावा होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। ये बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज़ एंडोथीलियम बनाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, ये ग्लैंड्स बनाते हैं। जो ग्लैंड्स हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो सेक्रीशंस खारिज करते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल फ्रॉम प्लांट किंगडम, तो प्लांट्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू होते हैं, जैसे पैरेनकाइमा टिश्यू। पैरेनकाइमा टिश्यू जो है ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है। मैं पी से मुराद लेता हूँ फूड, यानी ये फूड स्टोरिंग। इसके अलावा कोलनकाइमा, ये बेबी प्लांट्स जो होते हैं, यंग प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर सपोर्ट, सी फॉर सपोर्ट, राइट। और सक्लेरेनकाइमा टिश्यूज़, सक्लेरेनकाइमा, द वर्ड सक्लेरन से एस फॉर सपोर्ट, ये जो मेच्योर प्लांट्स हैं उनके अंदर सपोर्ट के लिए होते हैं। जाइलम टिश्यू है जो वाटर की कंडक्शन के लिए है फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम टिश्यू है जो कि फूड की ट्रांसलोकेशन करता है जहाँ से जो है सोर्स से सिंक की तरफ। तो ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ की एग्जांपल्स। नेक्स्ट टिश्यू के बाद डिफरेंट टिश्यूज़ असेंबल टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गन। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। व्हाट इज एन ऑर्गन? ऑर्गन क्या होता है? पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑर्गन मीन्स पार्ट ऑफ द बॉडी which perform a specific function. Once again, different tissues having related functions, having similar functions, assemble together, get together and make an organ. For example, stomach is an organ. Stomach जो है इसके अंदर 2 तरह के टिश्यूज़ हैं जो ये ऑर्गन बनाते हैं। एक है जी मसल टिश्यू। स्टमक वाल में जो मसल टिश्यू होता है वो है स्मूथ मसल, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, वो मूवमेंट करता है जिससे स्टमक की जो करेक्टरिस्टिक मूवमेंट है जिसको हम चर्निंग कहते हैं वो पैदा होती है। और ये जो मूवमेंट है ये फूड की मैकेनिकल डाइजेशन करती है। स्टमक वाल में दूसरी किस्म के टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। ये एक्ट करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ एक्ट करते हैं एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस जो कि फूड की केमिकल डाइजेशन करता है। दिस इज़ केमिकल डाइजेशन, दिस इज़ मैकेनिकल डाइजेशन। दोनों एक ही बात है, दोनों डाइजेशन है। सो दोनों तरह के टिश्यूज़ मिलके इस ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं। ये तो हो गया ऑर्गन। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स, यहाँ पर एक बात मैं और बल्कि क्लियर कर दूँ पहले आगे बढ़ने से पहले कि एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में असेंबल होते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है और ढेरों सिस्टम्स बताए जा सकते हैं। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस assemble together and make an organ system, but in plants there is no organ system level, या मैं कहूँगा less definite जो है वो organ system level होता है, कोई ज़्यादा elaborative नहीं होता। क्या मतलब है इस बात का? आपने देखा कभी प्लांट्स थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स डाइजेशन नहीं, कभी किसी प्लांट को बर्गर वगैरह खाते देखा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता उनमें। कभी आपने किसी प्लांट को वेस्ट मटेरियल रिमूव करते देखा, उनके अंदर वो यूरिनरी सिस्टम नहीं होता। तो प्लांट्स के अंदर ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये लेस डेफिनेट है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये हाईली डेफिनेट, हाईली डेवलप्ड किस्म का जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम लेवल।
Different organs having related functions assemble together and make a system, make an organ system. For example, digestive system. Digestive system के मुख्तलिफ organs में अगर आपको बताऊँ तो oral cavity ये भी digestion करता है, carbohydrates की digestion saliva खारिज करके mechanically. फिर है जी एसोफेगस, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. स्टोमिक है जो कि केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन. स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कंप्लीट डाइजेशन. फिर लार्ज इंटेस्टाइन है जो रीअब्जॉर्प्शन. ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जब जुड़ते हैं तो एक सिस्टम वजूद में आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल. हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल लेवल. एक जो फ़र्द बन गया, एक जो ऑर्गेनिज्म बन गया है, एक जो जानदार बन गया है. तो यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है. एनिमल्स के अंदर इंडिविजुअल लेवल और तरीके से, जबकि प्लांट्स में और तरीके से. डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स assemble together and make an individual and make an organism. प्लांट्स के अंदर चूंकि ऑर्गन्स होते हैं, रूट्स, शूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, these are different organs. They assemble together and make an individual, a complete plant, an organism. But in animals डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, विजन सिस्टम, हेयरिंग सिस्टम, स्पीकिंग सिस्टम, थिंकिंग सिस्टम, emotions system. There are many systems which assemble together and make an individual. This is an individual speaking to you people and talking to people. तो एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्मिक लेवल. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है. उसके तमाम सिस्टम्स आपस में हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरह के इस वक्त मैं कर रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पसीना आए जा रहा है. तो क्या क्या होता है देखिए, एक तो ये कि जो एटीपी पैदा करने का अमल है वो तेज़ हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और बहुत और पसीना आने लग जाता है, यानी स्वेट ग्लैंड, स्वेट प्रोड्यूस. तो ये मेरे तमाम सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं. जैसे जब हम कुछ गलत सोचते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, क्योंकि हार्ट और ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं. हार्ट को पता चल जाता है आप कुछ गलत सोच रहे हैं तो ये अपनी बीट ख़राब कर देते हैं. चलें, डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी. बल्कि मुझे पॉपुलेशन की तरफ जाने से पहले यहाँ पे स्पीशी के बारे में बताना चाहिए. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो लफ्ज़ स्पीशी है ये एक होगी तो इसको हम बोलेंगे स्पीशी, स्पेलिंग सेम रहेंगे. ये अगर ज़्यादा होंगी तो इसको हम बोलेंगे स्पीशीज़, स्पेलिंग सेम रहेंगे, ये स्पेलिंग चेंज नहीं होंगे. बाज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्पीशी के स्पेलिंग ये लिख दे, ये गलत हैं भाई. स्पीशी के स्पेलिंग हमेशा एक ही होते हैं, चेंज नहीं होते. जब आप एक सिंगल स्पीशी की बात करें तो आप इसको बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे स्पीशी, और जब एक से ज़्यादा की बात करें तो इसको आप कहेंगे स्पीशीज़. तो हम जानते हैं जी स्पीशीज़ क्या होती हैं या स्पीशी क्या होती है, एक नौ, एक किस्म क्या होती है. स्पीशी क्या होती है? द इंडिविजुअल्स, ये वो इंडिविजुअल्स हैं विच कैन नेचुरली इंटरब्रीड, जो आपस में मीटिंग कर सकते हैं, जो आपस में कॉपुलेशन कर सकते हैं नेचुरली, नेचुरल इन्वायरमेंट में, फोर्सफुली नहीं, उनको मजबूर करके नहीं. दे कैन इंटरब्रीड नेचुरली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स. 2 शराय सामने आई, बल्कि 3 शराय सामने आई. स्पीशी जानदारों का वो ग्रोह है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे पैदा करें, और उनके बच्चे फर्टाइल हों, बच्चे भी आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हों. हमारे पास बहुत मशहूर ज़माना एक एग्जांपल है कि जब हार्स और डंकी के इंटरब्रीड से म्यूल यानी खच्चर पैदा होता है तो वो आगे नस्ल बढ़ाने की सलाहियत से कासिर होता है, महरूम होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्स और डंकी 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं. तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं हैं. उनमें स्पीशी का कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया या वायरसेस नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी स्पीशी है? तो उसके लिए फिर जदीद जो रिसर्च या बायोलॉजी है वो कहती है कि उनका जेनेटिक मटीरियल या उनकी DNA सिक्वेंसिंग की बेस पर उनकी स्पीशीज़ का तयन किया जाएगा. हमारा नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है पॉपुलेशन, आबादी. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी लिविंग एट सेम प्लेस एट सेम टाइम. 3 चीज़ें जो हैं वो आपने कंफर्म करनी है. सेम स्पीशी, सेम टाइम, सेम प्लेस. द इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी लिविंग एट सेम प्लेस एट सेम टाइम मेक अ पॉपुलेशन. हम जब इसकी एग्जांपल देंगे तो हम बड़े केयरफुल रहेंगे. हम कहेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास इन 2020.
टाइम का भी तज़किरा किया, स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है इंसान ही स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बंदर वगैरह तो स्कूलों हलचों में नहीं जाते। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास इज़ अ प्लेस, अ स्पेसिफिक प्लेस, और 2020 मीन 2020 के अंदर एक ख़ास जगह का नाम है। द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स in the field of wheat in 2020, the human population of Pakistan in 2020, ये पॉपुलेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के अंदर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पे जीन फ्रीक्वेंसी। एक पॉपुलेशन के अंदर जीन कितनी फ्रीक्वेंट है, जीन का प्रोपोर्शन क्या है, जीन की प्रेजेंस क्या है, इसको कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्लो, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के दरमियान जीन फ्लो कितना होता है, माइग्रेशन कितनी होती है ऑर्गेनिजम्स की, इमिग्रेशन या इमिग्रेशन जिससे जीन फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी बंदे की वेस्ट इंडीज़ में शादी हो जाए, वहाँ पे और तरह के रंग या कलर के जीन है, कम्प्लेक्शन के जीन है, यहाँ पे और तरह के, तो इसको हम कहेंगे जीन फ्लो हो रहा है। जीन फ्लो एवोल्यूशन के लिए अच्छी चीज़ है, इससे एवोल्यूशन को जो है वो बढ़ावा मिलता है, एवोल्यूशन होता है। इसके अलावा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉपुलेशन के अंदर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, हम देखते हैं कि यंग एनिमल्स कितने हैं या यंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, और जो दरमियानी एज के हैं या बच्चे हैं वो कितने हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन एक एमसीक्यू बनेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट है जो पॉपुलेशन के फ्यूचर को डिटेक्ट करता है, वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, देखिए, अगर किसी पॉपुलेशन में छोटी उम्र के इंडिविजुअल ज़्यादा है तो इसका मतलब उस पॉपुलेशन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, वो सब बड़े होंगे और ज़्यादा जानदार पैदा करेंगे। और अगर किसी पॉपुलेशन में ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं तो उसका फ्यूचर बड़ा डार्क है। भाई ओल्ड एज के हैं, बच्चे तो पैदा नहीं अब कर सकते, ज़ाहिर है बांझ हो चुके होंगे और बहुत जल्द मर जाएंगे, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर सकती है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। एक पॉपुलेशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या खास एरिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, इसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। और आखिरी जो एट्रीब्यूट है उसको कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। अब देखिए पॉपुलेशन प्रेशर का क्या मतलब है। एक पॉपुलेशन है, एक खास एरिया में एग्जिस्ट कर रही है, सर्वाइव कर रही है, वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, पानी कम है, हवा कम है, सॉइल कम है, या जो है रहने की जगह कम है, या खाने की चीज़ें कम हैं, तो वो उस सोर्स के लिए compete करेंगे। ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे तो रिसोर्सेज के ऊपर, वसाइल के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन प्रेशर। हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फ़र्क होता है। पॉपुलेशन में एक स्पीशी के जानदार मिलकर रहते हैं, जबकि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ मिलकर रहती हैं। इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर मेक अ कम्युनिटी। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, ह्यूमन बीइंग भी लिविंग है। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। हम प्लांट्स को दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स हमें दे रहे हैं ऑक्सीजन। तो ये एक इंटरेक्शन है, ये एक रिलेशनशिप है। एनिमल्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक एरिया में रह रहे होते हैं उस एरिया की कम्युनिटी बनाते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग एट सेम प्लेस एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज मेक अ कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है जी सिंपल कम्युनिटी। क्या होगी जी सिंपल कम्युनिटी, गैस लगाएं। सिंपल कम्युनिटी वो होगी जिसमें नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कम होगा। हम बड़ी मशहूर ज़माना सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल देते हैं। अफालन लाग, एक गिरा हुआ दरख्त। एक गिरा हुआ दरख्त जो है उसके नीचे चंद कीड़े मकोड़े होंगे, थोड़ी फंगस उगी हुई होगी, एक दो घास की स्पीशीज़ होंगी, बस सिंपल कम्युनिटी। द कम्युनिटी हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एज सिंपल कम्युनिटी। और दूसरी होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी हैविंग a lot of number of populations, a lot of number of species is called as complex community. For example, एक फॉरेस्ट जो है, एक जंगल जो है, वो एक complex community है। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल्स रहते होंगे और आपस में इंटरेक्ट करते होंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, द वर्ड इको मीन एनवायरनमेंट, सिस्टम द थिंग्स विच आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। डिफरेंट चीज़ें जो अंडर कंसिडरेशन होती है उसको सिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है। देखिए
पॉपुलेशन सेम स्पीशी, कम्युनिटी डिफरेंट स्पीशी। अब इकोसिस्टम कम्युनिटी टुगेदर विद ए बायोटिक फैक्टर्स। एक इलाके में सिर्फ कम्युनिटीज़ नहीं होती, सिर्फ कम्युनिटी नहीं होती, सिर्फ लिविंग स्पीशी नहीं होती, इनके साथ कुछ ए बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कम्युनिटी के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बायोटिक फैक्टर्स में सॉइल आता है, एयर आती है, लैंड आती है और वाटर आता है। ये ए बायोटिक फैक्टर्स है, ये भी कम्युनिटीज़ के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, यानी इनका भी आपस में इंट्रैक्शन है। हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट्स भी कुछ इस तरह का प्रोसेस करते हैं। तो कम्युनिटी टुगेदर विद ए बायोटिक फैक्टर्स इन एन एरिया इन अ स्पेसिफिक रीजन मेक एन इकोसिस्टम। एक लार्ज इकोसिस्टम होता है, एक ब्रॉड इकोसिस्टम होता है जिसको बायोम कहते हैं। बायोम, हम बायोम को डिफाइन करेंगे लार्ज रीजनल कम्युनिटी। ये एक बड़े इलाके पर फैली हुई कम्युनिटी है। लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। बुनियादी तौर पर, प्राइमरीली मीन्स बुनियादी तौर पे, जिसकी डिटर्मिनेशन होती है, जिसको डिटेक्ट किया जाता है बाय क्लाइमेट, जिसकी आबो हवा एक जैसी होती है। देखिए व्हाट इज़ बायोम। एक लार्ज रीजन है, वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स, वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, वो सब एक बायोम, यानी एक लार्ज इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं। बायोम का मतलब एक बड़े रीजन पर फैली कम्युनिटी जिसका क्लाइमेट एक जैसा होता है। मिसाल के तौर पे ट्रॉपिक रीजन एक बायोम है, या टंड्रा ठंडा इलाका, ग्रासलैंड जहाँ पे ग्रासेस होती हैं, जहाँ पे 250 mm पर ईयर से ज़्यादा रेन होती है, उसको हम ग्रासलैंड कहते हैं। फॉरेस्ट एक बायोम है। फॉरेस्ट का जो एक खास फॉरेस्ट है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो उसका टेम्परेचर एक जैसा होगा, उसकी ओवरऑल क्लाइमेट एक जैसे। क्लाइमेट में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द ईयर, रेनफॉल कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है वगैरह वगैरह। तो वो जिस एरिया की एक जैसी होती है उसको बायोम कहते हैं। ज़मीन के ऊपर जो तमाम एरिया है इसको 5 बायोम्स में तकसीम किया गया है। एक या दो एग्जांपल्स हम देखेंगे, जिसमें एक एग्जांपल है डेजर्ट, एक बायोम है, फॉरेस्ट एक बायोम है, ग्रासलैंड एक बायोम है, और भी बायोम की डिफरेंट एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जो मैं बीच में भूल गया था, सॉरी, वो मैं मेंशन करना चलूँ कि एक कम्युनिटी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में किस किस किस्म के इंटरेक्शन करते हैं एक कम्युनिटी के अंदर। वो ताल्लुक़ हो सकता है प्रीडेशन का, एक प्रीडेटर होगा, दूसरा प्रे होगा। प्रीडेटर वो होता है जो प्रे को पकड़ता है, कैचेज, किल्स एंड ईट्स। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप या प्रीडेशन, शिकार जिसको कहते हैं। प्रीडेटर कैप्चर्स इट्स प्रे, किल्स इट एंड देन ईट्स इट। प्रीडेशन का रिलेशनशिप हो सकता है। ये पैरासाइटिज्म का रिलेशनशिप हो सकता है। व्हाट इज़ पैरासाइटिज्म? वन इज़ पैरासाइट, अदर इज़ होस्ट। पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर पलता है, उससे शेल्टर लेता है, उससे फूड लेता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप को पैरासाइटिज्म कहते हैं। फिर एक और रिलेशनशिप होता है कम्युनिटी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, म्यूचुअलिज्म, बाहमी ताल्लुक, जिसमें दोनों का बेनिफिट है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, एनिमल्स प्लांट्स को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स एनिमल्स को देते हैं ऑक्सीजन, तो दोनों का बेनिफिट है, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। उसके बाद एक रिलेशनशिप होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में वन इंडिविजुअल, दिस इज़ आल्सो अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दो जानदार इकट्ठे रहते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप, बट वन गेट्स बेनिफिट, अदर इज़ अनअफेक्टेड। एक का फ़ायदा होता है, दूसरा अनअफेक्टेड यानी गैर मुतासरा रहता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी व्हेल जब समंदर के अंदर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रही होती है, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जिनको रिमोराज कहते हैं, तो रिमोराज जो हैं वो व्हेल के साथ अटैच हो जाती हैं। व्हेल को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन रिमोराज को फ्री सवारी मिल जाती है। एक और रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो स्पीशीज़ का आपस में एक कम्युनिटी के अंदर हो सकता है, उसको कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन, मुकाबलाबाजी। मुकाबलाबाजी तब होती है जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ सेम रिसोर्स इस्तेमाल करती हैं, रिसोर्स उनकी मजमूई ज़रूरत के लिए कम होता है। दो चीज़ें मैंने बताई, two individuals are using, या two species are using the same resource and resource is deficient for collective need of both of them, so there is a competition। competitor जो है वो आपस में compete करते हैं, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन कहता है जो फिटेस्ट होता है, जो सही लड़ता है, जो तगड़ा होता है, वो जीत जाता है और वो सर्वाइव करता है, उसकी नस्ल आगे बढ़ती है और वो प्रीवेल कर जाता है दुनिया के ऊपर। जो कंपटीशन हार जाता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है।
ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने सीखे दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायो एलिमेंट्स और लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने वन बाय वन बड़े दिलचस्प खूबसूरत तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, ईच एंड एवरीथिंग हमने सर्जरी करके पूरी रख दी। हर एक चीज़ को इन डिटेल एलेबोरेट कर दिया। आपने हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, ताकि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अमजद उमर रांझा को दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।